ये कहानी है ऊंची ऊंची पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसे एक बेहद खूबसूरत गांव देव गांव की, जहाँ की सुबह तो बहुत शांत और सुहानी होती थी। लेकिन हर घर की कहानी इतनी आसान नहीं थी। इसी गांव में रहता था गोपाल। गोपाल एक बेहद ईमानदार और मेहनती गरीब मजदूर था, जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। घर में भले ही गरीबी थी, लेकिन माँ बेटे के बीच प्यार की कोई कमी नहीं थी। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, आज कुएं से पानी भरने मत जाना, मैं शाम को आकर भर दूंगा। बेटा गोपाल, रुक जा। ये एक रोटी रात की बची है, इसे अपने साथ ले जा। दिन भर सेठ के यहाँ कड़ी धूप में काम करेगा, कुछ तो पेट में होना चाहिए। अरे नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, तुम इसे खा लेना। मैं शाम को लौटते वक्त कुछ लेकर आऊंगा। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था और गोपाल गांव की कच्ची पगडंडियों से होता हुआ काम की तलाश में निकल पड़ा। उसके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ था और आंखों में माँ के लिए कुछ अच्छा करने का सपना। आज सेठ जी से थोड़ा ज्यादा काम मांग लूंगा, शायद कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएं तो माँ के लिए थोड़ी अच्छी दाल ले जा सकूंगा। बेचारी रोज सूखी रोटी खाकर कमजोर हो गई है। गोपाल गांव के सबसे अमीर और कंजूस इंसान सेठ करोड़ी मल की बड़ी सी हवेली पर पहुंचता है। सेठ आराम से अपनी गद्दी पर बैठा चाय पी रहा था और गोपाल पसीने से लथपथ होकर भारी भारी बोरियां उठा रहा था। अरे ओ गोपाल, हाथ चला रहा है या चींटी की तरह रेंग रहा है? जल्दी जल्दी ये सारी बोरियां गोदाम में रख। जी मालिक, बस अभी कर देता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, सूरज ढलने से पहले सारा काम खत्म कर दूंगा। शाम हो चुकी थी। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद गोपाल थका हारा अपने घर लौटता है। घर के अंदर धुआं भरा हुआ था। उसकी बूढ़ी माँ मिट्टी के चूल्हे के सामने बैठी फूंक मार मार कर आग जलाने की कोशिश कर रही थी। माँ, तुम फिर चूल्हे के पास बैठ गई? मैंने कहा था ना कि मैं आकर बना लूंगा, तुम्हारी खांसी बढ़ जाएगी। अरे आ गया मेरा लाल, तू दिन भर काम करके थका हुआ आता है, मैं तुझे कैसे भूखा बिठाए रखूं? बस देख, रोटियां सेक ही रही हूँ। गोपाल देखता है कि थाली में सिर्फ 2 सूखी रोटियां हैं, न कोई सब्जी न दाल। वो चुपचाप माँ के बगल में बैठ जाता है और बिना कुछ कहे रोटी खाने लगता है। रात गहरी हो चुकी थी। माँ सो गई थी, लेकिन गोपाल की आंखों में नींद नहीं थी। हे भगवान, आटे का डिब्बा भी खाली हो गया और चावल का भी एक दाना नहीं बचा। कल माँ को क्या खिलाऊंगा? सेठ ने आज भी पूरी दिहाड़ी नहीं दी, कहा कि हिसाब बाद में करेगा। मुझे कल कुछ भी करके पैसों का इंतजाम करना होगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। अगली सुबह गोपाल भारी मन से फिर सेठ करोड़ी मल की हवेली पहुंचता है। वो काम तो कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग पैसों में अटका था। हिम्मत जुटाकर वो सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। घर में राशन बिल्कुल खत्म हो गया है और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। उधार? अरे मुनीम, सुन रहे हो इसकी बात? कल का छोकरा मुझसे उधार मांग रहा है। मैंने यहाँ खैरात बांटने की दुकान खोल रखी है क्या? मालिक, बस कुछ रुपयों की बात है। मैं आपकी हवेली में दिन रात काम करके एक एक पाई चुका दूंगा। मेरी माँ भूखी है सेठ जी। सेठ करोड़ी मल बहुत ही लालची और चालाक आदमी था। उसने गोपाल की मजबूरी का फायदा उठाने की एक चाल सोची। देख गोपाल, मैं वैसे तो किसी को उधार नहीं देता, लेकिन तेरी बूढ़ी माँ पर मुझे तरस आ रहा है। मैं तुझे पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है मालिक, बताइए क्या करना होगा? पैसे तो मैं दूंगा, लेकिन उस पर हर महीने दुगना ब्याज लगेगा। और अगर तूने तय समय पर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो तुझे अपनी वो झोपड़ी मेरे नाम करनी होगी। बोल, मंजूर है? गोपाल ये सुनकर सुन्न रह गया। उसकी छोटी सी झोपड़ी ही उनकी आखिरी पूंजी थी,
लेकिन भूखी माँ का चेहरा याद आते ही उसने भारी मन से सिर हिला दिया। मंजूर है सेठ जी, मैं आपकी एक एक कौड़ी जल्द ही लौटा दूंगा। गोपाल सेठ से पैसे लेकर सीधे बाजार गया। वहां से थोड़ा सा राशन खरीदा और फिर घर लौट आया। राशन देखकर माँ के चेहरे पर थोड़ी खुशी तो आती है, लेकिन जब गोपाल सेठ की उस खौफनाक शर्त के बारे में बताता है तो माँ सहम जाती है। बेटा, तूने ये क्या किया? अगर हम सेठ के पैसे नहीं लौटा पाए तो वो दरिंदा हमारी ये झोपड़ी भी छीन लेगा। हम कहाँ जाएंगे? माँ तुम फिक्र मत करो, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, दिन रात काम करूंगा, लेकिन सेठ का कर्ज चुका दूंगा। बेटा, दूसरों की गुलामी से कर्ज नहीं चुकाए जाते, तुझे पता है? तेरे पिताजी गांव के सबसे स्वादिष्ट पकौड़े बनाते थे। मेले में उनके पकौड़ों की खुशबू से ही लोगों की भीड़ लग जाती थी। काश आज वो होते। माँ की बात सुनकर गोपाल के दिमाग में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठती है। वो सोचता है कि सेठ की गालियां सुनने और बेगार करने से अच्छा है कि वो खुद की मेहनत से कुछ कमाए। माँ, पिताजी का हुनर तो मेरे हाथों में भी है। मैं बचपन में उन्हें पकौड़े बनाते हुए बड़े ध्यान से देखता था। मैं कल सेठ के काम पर नहीं जाऊंगा, मैं बाजार में पकौड़े बेचूंगा। माँ मुस्कुराते हुए बोलती है, तेरा फैसला सही है मेरे लाल। भगवान तेरी मेहनत का फल जरूर देगा। अगली सुबह एक नई शुरुआत की सुबह थी। गोपाल और उसकी माँ रसोई में तैयारी शुरू करते हैं। बेसन, कटे हुए प्याज, आलू और हरी मिर्च सब कुछ तैयार था। माँ, आज देखना, पिताजी की तरह ही मैं भी एकदम करारे और स्वादिष्ट पकौड़े बनाऊंगा। पूरे गांव में हमारी दुकान मशहूर हो जाएगी। गरम तेल में जैसे ही गोपाल पकौड़े डालता है, छन छन की आवाज के साथ एक भीनी भीनी खुशबू उठने लगती है। पहली बार घर में बने इन पकौड़ों को देखकर दोनों के चेहरों पर एक नई चमक थी। दोपहर का वक्त था। गोपाल गांव के मुख्य बाजार में एक टोकरी में गर्मा गर्म पकौड़े लेकर पहुंचा। वो एक पेड़ के नीचे अपनी टोकरी सजा लेता है और लोगों को आवाज लगाने लगता है, आइए आइए, देवगांव के सबसे करारे और मजेदार पकौड़े खाइए, गर्मा गर्म प्याज और आलू के पकौड़े। गोपाल की आवाज और पकौड़ों की खुशबू सुनकर बाजार के कुछ लोग उसकी टोकरी की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन गोपाल के ठीक सामने वाले चौराहे पर गांव का पुराना और घमंडी पकौड़े वाला नंदू अपना ठेला लगाए खड़ा था। वो गोपाल को टोकरी में पकौड़े बेचते देखकर बुरी तरह जलने लगता है। अरे इस कल के छोकरे की ये मजाल, मेरे सामने पकौड़े बेचने चला आया। ये क्या बेचेगा? इसे तो ठीक से बेसन घोलना भी नहीं आता होगा। आज ही इसकी बिक्री बंद करवाता हूँ। गोपाल के चौराहे पर गांव के सरपंच और कुछ लोग पकौड़े चखने आते हैं। अरे गोपाल बेटा, जरा अपनी टोकरी तो खोलकर दिखाओ। सुना है तुम आज पकौड़े बेच रहे हो। जी सरपंच जी, अभी देता हूँ। गोपाल जल्दी से टोकरी खोलता है और प्लेट में कुछ गरम पकौड़े रखकर सरपंच को देता है। जैसे ही सरपंच पकौड़े का एक निवाला खाते हैं, उनका मुंह अचानक बन जाता है। अरे गोपाल बेटा, ये क्या बनाया है? न इसमें नमक ठीक है और न ही कोई स्वाद। तेरे पिताजी के पकौड़ों में तो जादू था, पर ये एकदम फीके हैं। हाँ भाई, इससे अच्छे पकौड़े तो नंदू ही बनाता है। चलो नंदू की दुकान पर चलते हैं। लोग वहां से चले जाते हैं और नंदू अपने ठेले से दूर खड़ा ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। शाम ढल चुकी थी। बाजार लगभग खाली हो चुका था, लेकिन गोपाल की टोकरी में पकौड़े वैसे के वैसे ही पड़े थे। भारी मन और टूटे हुए सपनों के साथ गोपाल अपनी टोकरी उठाकर घर लौटता है। घर पहुंचकर वो चुपचाप टोकरी नीचे रख देता है। माँ, मैं हार गया। किसी को मेरे पकौड़े पसंद नहीं आए। सबने कहा कि इनमें कोई स्वाद नहीं है। अब मैं सेठ का उधार कैसे चुकाऊंगा माँ? हमारी झोपड़ी अब नहीं बचेगी। गोपाल अपनी किस्मत पर रोने लगता है और माँ उसे उदास देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। अगली सुबह अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं था कि सेठ करोड़ीमल का खड़ूस मुनीम अपने हाथ में एक मोटा रजिस्टर लिए गोपाल के घर धमक पड़ा। ओए गोपाल, बाहर निकल।
सेठ जी ने अपना फरमान भेजा है, तेरा उधार चुकाने का समय खत्म हो रहा है। अगर 2 दिन के अंदर ब्याज समेत पैसे नहीं मिले तो ये झोपड़ी खाली करने के लिए अपना सामान बांध लेना। मुनीम की तेज आवाज सुनकर गोपाल घबराते हुए झोपड़ी के अंदर से बाहर आ जाता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी और वो हाथ जोड़कर मुनीम के सामने खड़ा हो जाता है। मुनीम जी, मुझ पर रहम खाइए। मैंने कल से ही काम शुरू किया है। सेठ जी से कहिए मुझे बस थोड़ा सा वक्त और दे दें, मैं पाई पाई चुका दूंगा। सेठ जी वक्त नहीं, सिर्फ रोकड़ा देखते हैं। 2 दिन, मतलब सिर्फ 2 दिन। मुनीम पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। गोपाल जमीन पर बैठ जाता है और हताश होकर रोने लगता है। तभी उसकी माँ खांसते हुए बाहर आती है और गोपाल को रोते हुए देखकर वो भी दुखी हो जाती है। मत रो मेरे लाल, बुरे वक्त में रोने से नहीं, दिमाग लगाने से रास्ता मिलता है। लोग तेरे पकौड़ों को फीका बता रहे हैं ना, क्योंकि तूने वो चीज तो बनाई ही नहीं जो तेरे पिताजी की असली पहचान थी। क्या पहचान माँ? मैंने तो बेसन में सारे मसाले डाले थे। पिताजी और क्या डालते थे? जादू बेसन में नहीं, उसके साथ परोसी जाने वाली उस तीखी, खट्टी और पुदीने वाली सीक्रेट हरी चटनी में था। वो चटनी जिसके बिना तेरे पिताजी के पकौड़े अधूरे थे। लेकिन माँ, वो चटनी तो सिर्फ पिताजी को बनानी आती थी। पगली, मैं उनकी परछाई बनकर सालों उनके साथ खड़ी रही हूँ। मुझे उस चटनी का एक एक मसाला याद है। चल, आज रात हम वही चटनी बनाएंगे। रात के सन्नाटे में मिट्टी के दिए की रोशनी में गोपाल और उसकी माँ रसोई में बैठ जाते हैं। माँ ने ताजा पुदीना, हरा धनिया, तीखी हरी मिर्च, लहसुन और कुछ खास देसी मसाले निकाले। देख गोपाल, इस चटनी का असली स्वाद मिक्सी या मशीन में नहीं आता। इसे सिलबट्टे पर मेहनत से पीसना पड़ता है, तभी मसालों का असली तेल बाहर निकलता है। बाप रे माँ, ये पत्थर चलाना तो सेठ की बोरियां उठाने से भी ज्यादा मुश्किल है। मेरे तो हाथों में दर्द हो गया। यही तो वो मेहनत है बेटा, जो कल रंग लाएगी। थोड़ा सा काला नमक और नींबू डाल। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे ही चटनी पिसकर तैयार होती है, पूरे घर में एक इतनी स्वादिष्ट और चटपटी महक फैल जाती है कि गोपाल के मुंह में पानी आ जाता है। अगले दिन गोपाल एक नई चमक और विश्वास के साथ बाजार पहुंचता है। उसकी टोकरी में करारे पकौड़ों के साथ आज एक बड़े से मिट्टी के बर्तन में खुशबूदार सीक्रेट हरी चटनी भी सजी थी। आइए आइए, देवगांव के मशहूर मसालेदार पकौड़े खाइए, साथ में पिताजी की खास पुदीने वाली सीक्रेट चटनी। एक बार खाओगे, बार बार आओगे। तभी कल वाला सरपंच और एक आदमी वहां से गुजरते हैं। चटनी की महक उन्हें रुकने पर मजबूर कर देती है। अरे सरपंच जी, ये तो वही गोपाल है ना, जिसके पकौड़े कल बिल्कुल बकवास थे। हाँ, पर आज खुशबू तो कुछ अलग ही आ रही है। चल गोपाल, आज फिर से एक प्लेट लगा दे। देखते हैं आज क्या नया किया है तूने। जी सरपंच जी, अभी देता हूँ। गोपाल जल्दी से प्लेट में गर्मा गर्म पकौड़े रखता है और उनके ऊपर ढेर सारी हरी चटनी डाल देता है। फिर वो प्लेट सरपंच की तरफ बढ़ा देता है। सरपंच जैसे ही चटनी के साथ पहला निवाला मुंह में रखता है, उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो जाती हैं। वाह वाह, क्या बात है। ये चटनी तो सीधे दिमाग के तार खोल रही है। खट्टी, तीखी और एकदम मजेदार। गोपाल बेटा, तूने तो अपने पिताजी की याद दिला दी। क्या बात कर रहे हैं सरपंच जी, सच में? अरे ओ गोपाल, मेरे लिए भी एक प्लेट जल्दी से लगा दे। सरपंच की तारीफ सुनकर पूरा बाजार गोपाल की टोकरी की तरफ दौड़ पड़ता है। देखते ही देखते वहां ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। उधर सामने खड़ा घमंडी नंदू अपने ठेले पर मक्खियां मार रहा था। गोपाल के पास लगी भीड़ देखकर वो लालच और जलन की आग में अंदर ही अंदर जलने लगा। इस कल के छोकरे ने मेरी बरसों पुरानी दुकान की धज्जियां उड़ा दी। सब मेरी दुकान छोड़कर इसकी चटनी चाट रहे हैं। मुझे भी वैसी ही चटनी बनानी होगी। रात के अंधेरे में नंदू चुपचाप अपने घर के एक कोने में जाता है, लेकिन वो मेहनत करके आगे बढ़ना नहीं चाहता था।
कौन रात भर सिलबट्टे पर धनिया पुदीना पीसेगा? इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बस थोड़ा सा रंग मिला देता हूँ और थोड़ा सा सस्ता मसाला डाल देता हूँ। सबको मिलाकर मिक्सी में घुमा दूंगा। कल देखना, सब मेरी चटनी खाने के लिए लाइन लगाएंगे। अगले दिन नंदू गोपाल से भी आधी कीमत पर अपनी मिलावटी चटनी और पकौड़े बेचने लगता है। सस्ता सुनकर कुछ लालची लोग नंदू की दुकान पर टूट पड़ते हैं। नंदू, ये तेरी चटनी में कैसी अजीब सी बदबू आ रही है और इसका स्वाद भी एकदम कड़वा है। अरे कुछ नहीं भाई, ये नया विदेशी मसाला है, खा लो खा लो। लेकिन कुछ ही देर में तमाशा शुरू हो जाता है। नंदू के पकौड़े खाने वाले लोग अचानक अपना पेट पकड़कर जमीन पर बैठने लगते हैं। हाय राम, मेरा पेट, ऐसा लग रहा है अंदर आग लग गई है। उल्टी आ रही है। इस नंदू ने हमें जहर खिला दिया है। बाजार में हड़कंप मच जाता है। सरपंच गुस्से में लाठी लेकर नंदू की तरफ बढ़ता है। नंदू के बच्चे, चंद रुपयों के लालच में तूने गांव वालों की जान खतरे में डाल दी। तेरी मिलावटी चटनी ने सबको बीमार कर दिया है। इसे पुलिस के हवाले करो। मुझे माफ कर दो सरपंच जी। गोपाल की कमाई देखकर मैं अंधा हो गया था। मैं लालच में आ गया था। मुझे बचा लो। नंदू को उस दिन अपने लालच की सजा मिल गई, जबकि गोपाल की मेहनत और ईमानदारी की पूरे गांव में तारीफ होने लगी। लोगों को समझ आ गया कि सच्ची मेहनत और सच्चाई से किया गया काम ही असली सफलता दिलाता है और लालच हमेशा इंसान को गिरा देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ।